ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM। नाम तो आप लोगों ने पहले भी जरूर सुना ही होगा, और अगर फिर भी नहीं पता तो आपको आसान भाषा में बता देता हूँ। ये है हैदराबाद का असदुद्दीन ओवैसी का पॉलिटिकल पार्टी। वही पार्टी जिसके बारे में ज्यादा नहीं बल्कि 10 साल पहले किसी ने ये कहता था कि ये पार्टी हैदराबाद के बाहर जाकर चुनाव जीत कर आएगा, तो लोग सिर्फ उनका मजाक नहीं उड़ाते बल्कि उन पर जोरों जोरों से हंसते। लेकिन दोस्तों हाँ, अब सब कुछ बदल चुका है। इतनी कम वक्त के अंदर इस पार्टी ने क्या क्या हासिल किया और आज इंडिया में इस पार्टी का क्या कंडीशन है, इन्फ्लेशन है, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। देश की लोकसभा में और देश की अलग अलग विधानसभा में इस पार्टी के दूसरे पार्टी के मुकाबले में मेंबर भले ही कम हो, लेकिन पॉपुलैरिटी के मामले में ये किसी से भी पीछे नहीं है। और आजकल इस पार्टी की पॉपुलैरिटी आसमान छू रहे हैं। खास करके मुसलमानों के साथ जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा होते हैं तो पूरा देश की लोगों की नजर इस पार्टी की तरफ होते हैं कि इस बार इस पार्टी का क्या रुख होगा। स्पेशली इस पार्टी का जो लीडर है यानी कि असदुद्दीन ओवैसी, उनके बगैर तो मुसलमानों से जुड़ी हुई कोई भी मीडिया डिबेट अधूरी माना जाता है। और जब भी कोई कभी असदुद्दीन ओवैसी का भाषण होता है या फिर कोई रैली होते हैं तो वहाँ पर मौजूद भीड़ को देख करके ही ये पता लगाया जा सकता है कि आजकल इस पार्टी की या फिर इस नेता की शोहरत कहां तक पहुंच चुकी है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये भी है, क्योंकि इस पार्टी को ये शोहरत भले ही कुछ सालों के अंदर मिली हो तो इसका मतलब ये नहीं कि ये पार्टी कोई नई नवेली है, बल्कि इसका इतिहास तो हद से ज्यादा पुराना है। इतना ज्यादा पुराना कि आज पूरे भारत में एक दो ही ऐसा पार्टी होगा जिनका इतना पुराना इतिहास होगा। और इसका ये लंबा और पुराना इतिहास काफी उतार चढ़ाव का भी शिकार हुआ। कभी तो इस पार्टी को एक कौम ने अपना रहबर माना और कभी अपने ही देश के साथ गद्दारी करने के इंजाम भी झेलने पड़े। कहानी की शुरुआत होती है अंग्रेजों के आखिरी दौर से, यानी कि उस वक्त से जब न भारत सिर्फ अंग्रेजों से आजाद होने वाला था बल्कि भारत में प्रो पार्टीशन और एंटी पार्टीशन तहरीकें भी जोरों से चल रही थी। यानी कि ऐसे तहरीके जो न सिर्फ भारत के दो टुकड़े होने के खिलाफ थे या फिर इसके फेवर में थे। इसी दौर में सन 1927 में भी एक संस्था, एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर ये कहिए कि एक पार्टी का जन्म हुआ हैदराबाद के अंदर, जिसका नाम दिया गया MIM का, यानी कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का। इसको उस दौर में बनाया था नवाब महमूद नवाज खान ने, मगर फिर सन 1938 आते आते इस पार्टी का प्रेसिडेंट बना दिया गया था नवाब बहादुर यार जंग को। बहादुर यार जंग यानी कि उस दौर में इनको आमतौर पर कायदे मिल्लत नवाब बहादुर यार जंग के नाम से भी जाना जाता था। उनका ये ख्याल था कि हैदराबाद को अलग इस्लामिक आज़ाद रियासत बनना चाहिए जो इस्लामिक कानून के हिसाब से चले। उन्होंने MIM यानी कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऑर्गेनाइजेशन से भी अपने इस मुहिम को खूब बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ाया, मगर फिर 1944 आते आते उनकी डेथ हो गई। डेथ के बाद अब सन 1944 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कमाल आया कासिम रिजवी के हाथ में। वही कासिम रिजवी जिसको रजाकार मूवमेंट का फाउंडर भी माना जाता है। फिलहाल 1947 में देश आज़ाद हुआ और उसके बाद जो आज़ाद रियासतें थी उनको ये इख्तियार दिया गया, वो या तो पाकिस्तान के साथ चले जाए या फिर भारत के साथ आ जाए या फिर वो खुद आज़ाद भी रह सकते हैं। हैदराबाद के जो नवाब थे यानी कि मीर उस्मान अली खान, उन्होंने आज़ाद रियासत बनने का ऐलान कर दिया। लेकिन क्योंकि हैदराबाद रियासत लोकेशन के एंगल में ऐसी जगह में मौजूद थी जहाँ पर आज़ाद रियासत बनना लगभग नामुमकिन था, नतीजा ये हुआ कि सन 1948 में इंडिया ने एक स्पेशल ऑपरेशन चलवाया जिसको आज भी ऑपरेशन पोलो के नाम से याद किया जाता है। इसके जरिए से इंडिया ने हैदराबाद रियासत को कंट्रोल किया। फिर उसके बाद MIM यानी कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर भी पाबंदी लगा दिया। रजाकार यानी कि जिनका भारत के खिलाफ इस जंग में अहम किरदार था, उस पर भी एक्शन लिया गया और उनका लीडर यानी कि कासिम रिजवी को तो जेल भेज दिया गया। 1948 से लेकर 1957 तक लगातार जेल में रहने के बाद कासिम रिजवी को इस शर्त के साथ आजाद किया गया कि आजाद होते ही कासिम रिजवी को पाकिस्तान जाना होगा। पाकिस्तान जाने से पहले कासिम रिजवी का एक चैलेंज ये भी था कि MIM यानी कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो कुछ भी बचा है उसको किसके हवाले किया जाए। लिहाजा इस मुद्दे को लेकर एक मीटिंग बुलाया गया। उस मीटिंग में एक वकील जिनका नाम अब्दुल वाहिद ओवैसी था वो भी मौजूद था। आखिर में तमाम लोगों के मशवरे के बाद यही फैसला किया गया कि इस पार्टी में जो कुछ भी बचा हुआ है ये सब कुछ अब्दुल वाहिद ओवैसी के हवाले कर दिया जाए। अब फाइनली वो पार्टी के कमान आई उन अब्दुल हमीद ओवैसी के पास
जो रिश्ते में असदुद्दीन ओवैसी के सगे दादा थे। फिर अब्दुल वाहिद ओवैसी ने तो सबसे पहले इस पार्टी का नाम बदला, यानी कि इसमें MIM के पहले AI भी लगाया, यानी कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बन गया। नाम तो बदला ही, साथ में आइडियोलॉजी यानी कि विचारधाराओं में काफी ज्यादा चेंजेस किया। जहां एक तरफ ये पहले काफी एक्सट्रीम थे और इसने अलग अलग तरह की मुहिम चलाई थी, लेकिन अब इसको प्योर इंडियन पार्टी बनाया गया, वो भी खास तौर पर इंडियंस मुस्लिम्स के लिए, यानी कि एक तरह से ये पार्टी अब बिल्कुल नए हो चुके थे। आगे जाकर 1975 में इस पार्टी के बागडोर अब्दुल वाहिद ओवैसी के बेटे यानी कि सलाहुद्दीन ओवैसी के पास आए, जिनको आम तौर पर सालार मिल्लत के नाम से भी जाना जाता था, और जो रिश्ते में असदुद्दीन ओवैसी के फादर यानी कि वालिद थे। सलाहुद्दीन ओवैसी के बारे में माना जाता है उनका एक ख्याल था कि वो अपनी पार्टी को मुसलमानों की सियासी ताकत बनाए। उनके अक्सर तकरीरों में और बयानों में ये सुना जाता था कि मुसलमानों सियासी ताकत हासिल करो, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से जुड़ने की कोशिश करो। सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी जो बहुत कम उम्र में ही पॉलिटिक्स में एंटर हो गए थे, उन्होंने पहली बार 1962 में विधायक का चुनाव जीता। यह अपना इस पार्टी के सबसे पहला विधायक बनने की भी इतिहास का पहला इंसान थे, और उसके बाद तो इन्होंने एक के बाद एक लगातार 6 विधायक का इलेक्शन जीते। फिर 1984 में इन्होंने फाइनली ये फैसला किया कि अब ये लोकसभा भी जाएंगे। फिर इन्होंने हैदराबाद के सीट से MP का चुनाव जीता और इस तरह से फाइनली अपनी पार्टी से लोकसभा पहुंचने वाले पहले इंसान बने। विधायक इलेक्शन की तरह ही लोकसभा इलेक्शन में भी 1984 से लेकर 2004 तक इसको अपनी सीट से कोई भी हिला नहीं सका, कि जब तक खुद इन्होंने रिटायर होने का फैसला नहीं किया। 2004 में रिटायर होते हुए भी इन्होंने अपनी सीट अपने बेटे यानी कि असदुद्दीन ओवैसी के हवाले कर दिया, और तब से लेकर आज तक लगातार असदुद्दीन ओवैसी ही जीतते आ रहे हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी ने तो 2004 में ही पॉलिटिक्स से रिटायर होने का ऐलान कर दिया था, मगर जो पार्टी थी उसके ओवरऑल बागडोर उसी के हाथों में थी। मगर फिर सन 2008 में जब उनकी वफात हुई तो फिर उसके इस पार्टी के बागडोर लंदन से पढ़ के आया उनके एक ऐसे बेटे के हाथ में आई कि जो बेटा किसी दौर में क्रिकेटर बनना चाहता था, पॉलिटिक्स में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, मगर फिर एक्सीडेंटली माँ बाप के कहने पर या फिर ये कहिए कि अपने बड़े बूढ़ों के समझाने पर पॉलिटिक्स में आ गया। लेकिन हाँ, फिर पॉलिटिक्स में आ जाने के बाद उन्होंने उस सब कुछ हासिल किया और अपने पार्टी को उस मकाम तक भी पहुंचाया कि जहां तक पहुंचाना इस इंसान का फादर और ग्रैंडफादर का सिर्फ सपना था। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ असदुद्दीन ओवैसी के, क्योंकि इस पार्टी को असदुद्दीन ओवैसी के हाथ में आ जाना ही एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इसके बाद से ही इस पार्टी ने अपना दिशा दशा, अपनी स्टेजेस सब कुछ बदल डाली। और आज इतनी कम वक्त में ही ये पार्टी कहाँ खड़ा हुई है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सन 2014 में ही इस पार्टी ने हैदराबाद के बाहर कहीं विधायक का चुनाव जीता। उसके बाद तो इस पार्टी ने धीरे धीरे अलग अलग इलाकाओं में, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग राज्यों में अपनी जगह बनाने शुरू कर दी। आज ये पार्टी खुद अपना स्टेट तेलंगाना के अलावा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार और तमिलनाडु जैसे इलाकों में एक्टिव नजर आते हैं। देश की पार्लियामेंट में अब इसका 2 मेंबर हो चुके हैं, यानी कि हैदराबाद से ओवैसी के अलावा महाराष्ट्र का जो औरंगाबाद है वहां से इम्तियाज जलील भी पहुंच चुके हैं। इनके अलावा इनके खुद के स्टेट यानी कि तेलंगाना के विधानसभा में इनके 7 विधायक है, महाराष्ट्र में भी इनके 2 विधायक है, जबकि आखिरी इलेक्शन में इन्होंने बिहार में सबको चौंका दिया था कि जब 5 सीटों पर जीत हासिल कर ली थी। लेकिन हाँ, यहाँ पर याद रखने वाली बात ये भी है कि इस वक्त बिहार में सिर्फ इनका एक ही विधायक है, क्योंकि बाद में जीते हुए विधायकों में से 4 विधायक ने पाला बदल लिया था और लालू प्रसाद यादव की पार्टी RJD में शामिल हो गए थे। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के बारे में बात किया जाए और B टीम वार्ड को छोड़ दिया जाए, भला ये भी कैसे मुमकिन है। दरअसल मामला ये है कि जब से असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद के अलावा अपने स्टेट तेलंगाना के अलावा दूसरे इलाका में लड़ने के फैसला किया है और अलग अलग इलाकों में अपनी किस्मत को आजमाना शुरू किया है, तब से ही इनके ऊपर BJP की B टीम होने का इल्जाम लगने लगे हैं। यानी कि जब भी ये पार्टी किसी इलेक्शन में लड़ने की फैसला करते हैं तो BJP के मुकाबले में देश के जितने भी मेजर सेकुलर पार्टीज है उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि दरअसल ये इलेक्शन में उतरते ही तब है जब इनकी वजह से BJP को सीधे तौर पर फायदा होते हैं। बाकी दोस्तों, ओवैसी पर लगा इस B टीम के टैग के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, कमेंट करके जरूर बताना। ये वीडियो अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना।